सो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 4 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर। तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर ये 100% कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। अच्छा, मान लो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि 100% वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा बना था, तो फिर आपका आंसर होगा वेयान गांव, ये जम्मू कश्मीर का है। और अगर पूछा जाए कि 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन सा बना, तो लद्दाख बना था। और पूछा जाए कि कोरोना मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था, तो अंडमान निकोबार आंसर कर देना। और भारत में अगर बात करें टीकाकरण अभियान कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी से शुरू हुआ था। और पहला टीका किसको लगाया गया था? मनीष कुमार को लगाया गया था। चलो मेरे कुछ प्रश्नों का जवाब दो। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन राइस को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, तो आंसर होगा फिलीपींस। और अभी भारत का फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम कहां पे स्थापित किया गया? तो बेंगलुरु में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत का 100% ड्रिंक फ्रॉम टैप वाला शहर कौन सा बना है, यानी कि 24 घंटे आपको नल से स्वच्छ जल मिलेगा। और ऐसा करने वाला, ऐसी सुविधा देने वाला पहला शहर कौन सा बन गया? उड़ीसा का पुरी। और इसके लिए कौन सा अभियान है? सुजल अभियान है। और जल से ही आपको याद आएगा भारत का 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और भारत सरकार का लक्ष्य क्या है? हर घर में जल पहुंचाने का, नल से जल पहुंचाने का 2024 का लक्ष्य है। और गोवा तो अभी भारत का पहला राज्य बना है रेबीज फ्री होने वाला, ये भी याद रखो। अब भुवनेश्वर ये कैपिटल है उड़ीसा की, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। अच्छा, भुवनेश्वर से आपको याद आएगा कि भारत की पहली चेस एकेडमी कहां पे खुली? भुवनेश्वर में। और भारत के पहले वर्ल्ड स्किल सेंटर, विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। और अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार भी जीता था। अच्छा बताओ, फिर देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन कहां पे किया गया? भुवनेश्वर ही आंसर होगा। और 2023 में जो हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये भुवनेश्वर में होंगे और राउरकेला में होंगे। राउरकेला में आप जानते हो ना, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम किसके नाम पे रखा गया? बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया। लेकिन बिरसा मुंडा के नाम पे तो एक एयरपोर्ट भी है, वो कहां पर है? रांची झारखंड में है। यह आपको जरूर याद रखना है, कंफ्यूज हो सकते हो नहीं तो। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। और यहाँ के अभी नए चीफ जस्टिस बने थे एस मुरलीधर। उसके अलावा ये याद रखो, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए थे कि ब्लैक पैगोडा टेम्पल किसको कहते हैं? कोणार्क सन टेम्पल को कहते हैं। और आपका जो 10 रुपए का नोट है उस पर किसका चित्र अंकित है? ऐसे भी प्रश्न आता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? हीराकुड डैम है। किस नदी पे है? महानदी पर है। बाराबत्ती स्टेडियम कहां पर है? ये प्रश्न आया था बैंक में, तो याद रखना कटक उड़ीसा में है। और ये जो आप देख रहे हो ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, जिसको कहते हैं चिल्का लेक। याद रखना, भारत की पहली रामसर साइट यही है। 1981 में इसे दर्जा मिला था। वैसे वर्तमान में भारत में कितनी रामसर साइट है? 42 हैं। और आप बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि 42 नंबर की कौन सी है। और देखो, इसी चिल्का लेक में आपको एक अभ्यारण्य भी मिलेगा जिसे कहते हैं नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ पे कौन सी डॉल्फिन मिलती है? इरावदी डॉल्फिन मिलती है यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखना। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को शुरू किया है? तो आंसर होगा एचडीएफसी बैंक ने। तो अभी एचडीएफसी बैंक ने छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, और इसे दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना के रूप में जाना जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? दुकानदारों और व्यापारियों की नकदी की कमी को दूर करने में मदद करना। तो इसमें जो दुकानदार हैं वो 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट ले सकेंगे। ओवरड्राफ्ट मतलब समझते हो ना? मतलब जैसे आपके अकाउंट में, आपके बैंक खाते में पैसे कम हैं, लेकिन ओवरड्राफ्ट की सुविधा का लाभ उठाकर आप उससे ज्यादा पैसे आपके बैंक से निकाल सकते हो। एक तरह का इसे पर्सनल लोन कह दो, लेकिन ये पर्सनल लोन से अलग है। एक तो ये कम समय के लिए होता है और इसमें ब्याज जो है वो ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें आप तुरंत पैसा निकाल सकते हो। जब लोन लेने जाते हो पर्सनल लोन, तो काफी प्रोसेस होता है लंबा चौड़ा उसका, तो वैसा नहीं है। मतलब आप इमरजेंसी में कहीं फंस गए और ओवरड्राफ्ट सुविधा आपको मिली हुई है, तो तुरंत आप पैसा विड्रॉल करके दे सकते हो। तो ये फायदा होता है ओवरड्राफ्ट का। और अब एचडीएफसी बैंक ये फायदा देगा दुकानदारों को और व्यापारियों को, और उसी के लिए इसने दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना को शुरू किया है। अभी आपको याद होगा एचडीएफसी बैंक ने ही डॉक्टरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सलाम दिल से पहल शुरू किया था।
अभी फेडरल बैंक की बात करेंगे तो इसने फेडी नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक वर्चुअल असिस्टेंट को लॉन्च किया था। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो इसने आई चूज माई नंबर सुविधा को शुरू किया था। मतलब अगर यहाँ पे आपका अकाउंट है, सेविंग अकाउंट, तो जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा उसके आगे के 10 डिजिट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब बात यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की है तो इसके बारे में जान लो। देखो, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? शशिधर जगदीशन है। फिर अगला प्रश्न है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में सलाहकार ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है उनका? तो आंसर होगा अमरजीत सिन्हा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार थे, ये एडवाइजर थे अमरजीत सिन्हा, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। और आपको शायद याद भी होगा, इसी साल मार्च की ही बात है, प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हुआ करते थे पीके सिन्हा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। बाकी पीके मिश्रा ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने हुए हैं, मुख्य सचिव। भास्कर खुलबे की बात करेंगे तो देखो, आपको याद होगा ये पिछले साल की बात है। एक तो भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा, इन दोनों को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया था, जिसमें से अभी हमने पढ़ लिया कि अमरजीत सिन्हा ने तो इस्तीफा दे दिया, लेकिन भास्कर खुलबे ये अभी भी प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं। और अजीत डोभाल तो आप जानते ही हो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ई रूपी प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी 2 अगस्त 2021 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ई रूपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ई रूपी, अब ये क्या है? ये एक डिजिटल प्रीपेड वाउचर है। मतलब ये एक इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। इसमें आपको न तो कोई कार्ड चाहिए, न इंटरनेट बैंकिंग चाहिए, न स्मार्टफोन चाहिए। फायदा किनको मिलेगा या इसको लॉन्च करने का फायदा क्या है? तो जितनी भी आपकी योजनाएं हैं उनमें जो भी लाभ दिया जाता है व्यक्तियों को, लोगों को, तो जिस भी व्यक्ति को वो पैसा दिया जाना है या वो लाभ दिया जाना है, वो लीक प्रूफ पहुंच जाएगा उस व्यक्ति को। मतलब उसके पैसे को कोई खा नहीं सकता है। और इसे बनाया किसने है? एनपीसीआई ने बनाया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। और अभी आपको याद होगा, भारत ने भूटान में भीम पेमेंट इंटरफेस को भी लॉन्च किया था। चलो आप तो ये बताओ, अभी किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित कर दिया? तो आंसर होगा अल सल्वाडोर ने। और अभी नाइजीरिया ने किस नाम से क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करने की घोषणा की थी? ई नायरा। नायरा नाइजीरिया, जिसकी कैपिटल क्या है? अबुजा। और नाइजीरिया से एक महिला का नाम आपको याद रखना है, नागुजी ओंकाजा इवेला। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इंडियन बैंक ने स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। तो अभी इंडियन बैंक ने स्टार्टअप्स और एमएसएमई को विशेष क्रेडिट सुविधाएं देने के लिए सोसाइटी फॉर इन्वेंशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ समझौता किया है, जो कि आईआईटी बॉम्बे की ही एक पहल है, एक इनिशिएटिव है। तो इसमें जो बैंक है ये नए स्टार्टअप्स को मशीनरी या इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए 50 करोड़ रुपए तक का लोन देगा। बाकी आईआईटी मद्रास के बारे में आपने सुना होगा, अभी इसने एनबी ड्राइवर नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड गणितीय मॉडल को डेवलप किया था। आईआईटी हैदराबाद की बात करेंगे तो भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट, जिसका नाम है कोवी होम, उसको डेवलप किया। बाकी आईआईटी रोपड़ ऑनलाइन फरेबी का पता लगाने के लिए फेक बस्टर नाम से एक डिटेक्टर इन्होंने बनाया था। एक आईआईटी मंडी भी याद रखना, अभी आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने एक एप्लीकेशन बनाया था जिसमें किसान जो है वो आलू के पत्तों की फोटो खींच करके ये पता लगा सकते हैं कि उनकी फसल में रोग लगा है या नहीं लगा। बाकी देखो, इंडियन बैंक की बात करेंगे ना तो याद रखना इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको चेन्नई में, और इसके सीईओ कौन है? पद्मजा चुंदुरु है। चलो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आपको पता है 10 बैंकों का विलय हो गया था, मर्ज हो गए थे, 4 बैंक बन गए थे, तो इंडियन बैंक में किस बैंक का मर्जर हुआ था? तो याद रखना इलाहाबाद बैंक का। चलो एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करा देता हूं, बहुत टाइम हो गया। एक तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों मर्ज हुए थे, मतलब इनका विलय हुआ था पंजाब नेशनल बैंक में। हमने पढ़ लिया इलाहाबाद बैंक का मर्ज हुआ था किसमें? इंडियन बैंक में। सिंडिकेट बैंक किसमें मर्ज हुआ था? कैनरा बैंक में। और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का मर्जर हुआ था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में नाउरू में किसे भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनप्रीत वोहरा। मनप्रीत वोहरा, आप इन्हें जानते होंगे, वर्तमान में ये ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त हैं और अभी इन्हें नाउरू में भारतीय उच्चायुक्त बना दिया गया है। अच्छा वैसे देखो, प्रैक्टिकली बात करें तो नाउरू में कौन बने हैं ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा।
अगर एग्जाम में उसको पूछना ही होगा एम्बेसडर या हाई कमिश्नर से क्वेश्चन, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हो गई इंडिया से जिनके रिश्ते काफी मजबूत हैं या जो चर्चा में रहते हैं वहां आपसे पूछ सकता है। जैसे कि कुछ एक मैं आपको बता दूं, एक तो यूएसए का आपको याद रखना है कौन है, तरनजीत सिंह संधू है। ऑस्ट्रिया में कौन है, जयदीप मजूमदार बने थे। भूटान में कौन है, रुचिरा कंबोज बनी थी। ब्राजील में याद रख लो सुरेश रेड्डी बने थे। कनाडा में कौन बने थे, तो अजय बेसरिया बने थे। और चाइना का भी याद रख लो विक्रम मिस्री हैं। फ्रांस में अभी जावेद अशरफ बने थे। नेपाल का आपको याद होगा विनय मोहन क्वात्रा बने थे। और जापान भी याद रखो, एक तो जापान में कौन बने थे, संजय कुमार वर्मा बने थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने ही चाहिए। एक मालदीव का भी याद रख लो, संजय सुधीर बने थे वहां पे। बाकी ये ऑप्शन भी देख लो, ये भी आप ही के लिए रखे हैं मैंने। नासिर कमल नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के डायरेक्टर जनरल बने। पद्म कुमार माधवन नायर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी कि बेड बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने। अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष बने ये। और नाउरू मैप में, और ये नाउरू जो देश है ये आ गया अगर न्यूज में, तो इसकी कैपिटल आप याद रख लो। चलो इसे मैप में आपको दिखा देते हैं, ये रहा मैप में नाउरू। कैपिटल इसकी येरेन है और यहाँ पे करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही चलती है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में किस बैंक ने सिम बाइंडिंग फीचर को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा एसबीआई ने। तो ये एक नया सिक्योरिटी फीचर है जिसका नाम है सिम बाइंडिंग। ये एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को डिजिटल फ्रॉड से बचाने का काम करेगा। मतलब एसबीआई की जो योनो एप्लीकेशन है और योनो लाइट एप्लीकेशन है उसको फुल प्रूफ बनाने का ये काम करेगा। तो किसने लॉन्च किया ये सिम बाइंडिंग फीचर, एसबीआई ने, जिसका उद्देश्य क्या है, ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें सुविधाजनक और सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग अनुभव प्रदान करना। देखो एसबीआई से अभी आपको याद होगा कि इसने हेल्थ सेक्टर को मदद देने के लिए आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया था। और आरोग्यम से याद होगा आपको अभी एलआईसी ने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को शुरू किया था। बाकी आरबीआई ने रिटेल डायरेक्ट योजना शुरू की। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे तो एनआरआई ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करो तो महिलाओं के लिए एक सेविंग अकाउंट शुरू किया था इसने जिसका नाम था गरिमा। देखो एसबीआई की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूं, अभी राष्ट्रपति जी ने, आपको याद होगा, राष्ट्रपति भवन में एसबीआई की पहली ब्रांच का उद्घाटन किया था। अभी एसबीआई ने ही कवच पर्सनल लोन योजना भी शुरू की थी। उसके अलावा आपको याद होगा ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 भी इसने जीता था। और एसबीआई ने बीएसएनएल के साथ मिलकर के एक वॉलेट भी बनाया था जिसका नाम था भारत इंस्टा पे। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में 7 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन को हासिल करने वाली चौथी भारतीय कंपनी कौन सी बन गई, तो आंसर होगा इन्फोसिस। तो अभी इन्फोसिस 7 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है। अच्छा वैसे बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में भारत की पहली कंपनी कौन सी है, आप सब जानते हो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। दूसरी भी आप जानते होंगे टीसीएस है, लेकिन तीसरी कौन सी है, तीसरी एचडीएफसी बैंक है। और अब चौथी बन गई इन्फोसिस। इन्फोसिस जिसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको, बेंगलुरु में। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है, सलील पारेख है। ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल ही में म्यांमार के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा मिन आंग हलैंग को। तो आज से 6 महीने पहले म्यांमार की सेना ने म्यांमार की जो चांसलर हुआ करती थी आंग सान सू की, उनके नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार को हटा दिया था, तख्ता पलट कर दिया था मतलब। और अब म्यांमार के सेना प्रमुख जो जनरल मिंग आंग हलैंग हैं, उन्होंने देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पद संभाल लिया है। मतलब अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया इन्होंने कहा कि अब ये 2023 में फिर से चुनाव करवाएंगे, तब तक यही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बाकी पेड्रो कैस्टिलो पेरू के प्रेसिडेंट बने, एरियल हेनरी ये हैती के नए प्रधानमंत्री बने, और इब्राहिम रईस आप जानते हो ये ईरान के नए प्रेसिडेंट बने थे। अच्छा इजराइल के नए प्रेसिडेंट कौन बने थे, इसाक हरजोग बने थे, और प्रधानमंत्री नेफ्टाली बेनेट बने। अब बात यहाँ पे म्यांमार की है, तो ये रहा मैप में म्यांमार। इसकी कैपिटल नेपिटो है और करेंसी क्या है, करेंसी क्यात है। क्या है, क्यात। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में बुल्गेरी ने किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को अपना
ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा को। तो इटली की एक लग्जरी ब्रांड है ये बुल्गारी, जिसने अभी प्रियंका चोपड़ा को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये जो बुल्गारी है ये अपनी ज्वेलरी, अपनी घड़ियों, परफ्यूम्स, लेदर के सामान भी बनाने के लिए काफी फेमस है और इसने अभी ज्वेलरी के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। प्रियंका चोपड़ा से आपको याद होगा अभी इन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है अनफिनिश्ड। बाकी विद्या बालन का नाम भी न्यूज में था। इनके नाम पे कश्मीर के गुलमर्ग में एक फायरिंग रेंज का नाम रखा गया। दिया मिर्जा तो आप जानते हो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर है। और करीना कपूर ने कौन सी बुक लिखी अभी? द प्रेगनेंसी बाइबल। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में 2 लगातार ओलंपिक्स में 100 मीटर व 200 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा एलन थॉम्पसन हेरा। तो जमैका की 29 वर्षीय एलन थॉम्पसन हेरा ये 2 लगातार ओलंपिक्स में 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। अच्छा, इसी तरह से ये सिफान हसन का नाम आपको याद होगा। ये नीदरलैंड की 28 साल की धाविका है जिन्होंने महिलाओं की 10,000 मीटर की दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीता था किसने? मोमिजी निशिया ने। ये किस देश की है? तो जापान की है। और किस गेम में? स्केट बोर्डिंग में। और इसे पहली बार अभी शामिल किया गया है स्केट बोर्डिंग को, याद रखना ये भी। और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा बरमूडा। और ओलंपिक में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? वंदना कटारिया बनी। अभी पीवी सिंधु का नाम आपको, बाकी टोक्यो ओलंपिक में हमने 2 गोल्ड जीत लिए, एक तो सिल्वर और एक ब्रोंज। ब्रोंज अभी पीवी सिंधु ने दिलाया है जो कि शटलर है और ये लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और सिल्वर किसने दिलाया हमें? मीराबाई चानू ने दिलाया है। वो वेटलिफ्टर है, 49 किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने सिल्वर जीता है। बाकी कौन से नंबर के टोक्यो ओलंपिक है? तो 32वें नंबर के हैं। इसके शुभंकर मैस्कॉट है मिराई तोबा और सोमाइती पैरालंपिक का है। 3 नाम टोक्यो ओलंपिक से याद रखना। दीपक काबरा का, टोक्यो ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज हैं ये। पवन कुमार का नाम, टोक्यो ओलंपिक के लिए पहले भारतीय ज्यूरी चुना गया इनको। और अशोक कुमार, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय हैं ये। और टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन है? मैरी कॉम है और मनप्रीत सिंह है। जबकि समापन समारोह में कौन होंगे? पहलवान बजरंग पूनिया होंगे। और टोक्यो पैरालंपिक में ध्वजवाहक हैं कौन? मरियप्पन थंगावेलु। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर इसका लुज़ैन स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बक हैं। और इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाते हैं? 23 जून को मनाते हैं। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किन 2 देशों के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहटी रेल मार्ग शुरू किया गया है? तो आंसर होगा भारत और बांग्लादेश। तो 56 सालों के बाद भारत बांग्लादेश के बीच ये हल्दीबाड़ी चिलाहटी रेल मार्ग शुरू किया गया है। एक्चुअली में 1947 में विभाजन के बाद से लेकर के 1965 तक दोनों देशों के बीच इस रेल मार्ग पर ट्रेन चलती थी। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था उसके बाद दोनों देशों के बीच में इस मार्ग पर रेल सेवा को बंद कर दिया गया और अब एक बार फिर से इस रेल मार्ग पर पहली रेलगाड़ी को शुरू किया गया। अब बात बांग्लादेश की है तो ये रहा मैप में बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। यहीं पे आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। और 2021 में बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसके पास है? श्रीलंका के पास है। बांग्लादेश की करेंसी टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। आपको याद होगा अभी बांग्लादेश ने जोगा जोग नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी डेवलप किया, फेसबुक के विकल्प के रूप में और व्हाट्सएप के विकल्प के रूप में अल्पन नाम से एक एप्लीकेशन बना रहा है। और बांग्लादेश के एक व्यक्ति हैं मोहम्मद यूनुस, जिन्होंने अभी ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार जीता था। आपको याद होगा 2020 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को। लेकिन अगर मैं 2019 का पूछूंगा तो ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस बिन सईद अल सैद को दिया गया। और वैसे आपको बता दूं अभी कुछ समय पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच में मिताली एक्सप्रेस ट्रेन भी शुरू हुई थी और उसके पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री सेतु का भी उद्घाटन किया गया था। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पे एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू करने की घोषणा की थी। शेख मुजीबुर रहमान ये कौन है? ये कौन थे? मतलब बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे ये। अभी बांग्लादेश के शहादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी जीता था। और बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम? संप्रीति नाम की एक्सरसाइज करते हैं, मेनामती मैत्री नाम की एक्सरसाइज भी हम करते हैं बांग्लादेश के साथ। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि इस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटी ऑफ बुरले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा मिला? तो आंसर होगा ब्राजील।
आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसे लाइक जरूर करना। अगर ये पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या टेलीग्राम यूज करते हैं तो वहां पे इसे अपने दोस्तों के साथ में एक बार शेयर जरूर कर देना। और इन सभी क्वेश्चंस की आप क्विज लगा लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसकी पीडीएफ फ्री में आप डाउनलोड कर लेना क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन से। और इन सभी क्वेश्चंस का ऑडियो बना करके मैंने अपलोड कर दिया आपके रिवीजन के लिए, और उसका लिंक भी आपको क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।